एनडीटीवी के दर्शकों का खास स्वागत है। ये बेहद खास यानी बेहद खास मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सर, आपने व्यस्तता के बीच में समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संजय जी, और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, अब हम 6 चैनल और 7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक बड़े नेटवर्क हो गए हैं। अभी अभी हमने एनडीटीवी मराठी भी लॉन्च किया और एक बिजनेस चैनल भी है, बाकी तो सब पता ही है आपको। तो एक नए नेटवर्क के रूप में हम अब इमर्ज हो रहे हैं और हमको लगता है कि आपने जितनी बातें कही हैं उसका एक निचोड़ निकालने का आज हम इस चर्चा में प्रयास करें। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने 2 वाक्यों का प्रयोग किया एक अयोध्या में कि अब 1000 साल की बुनियाद रखी जा रही है और 100 साल का एजेंडा बन रहा है जो मोदी युग के तीसरे अध्याय में जिसकी झलक मिलेगी, और 2047 की बात तो आप करते ही हैं। गवर्नेंस में इस बार आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होने जा रहा है? आपने देखा होगा कि मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूँ और मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। दूसरा, सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए काम करना ये मेरी आदत में नहीं है। और मुझे लगा कि किसी भी देश के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं, अगर उसको हम पकड़ लें तो बहुत बड़ा फायदा होता है। व्यक्ति के जीवन में भी जैसे जन्मदिन आया मनाते हैं क्योंकि तो एक उत्साह भर जाता है, नई चीज बन जाती है। वैसे ही जब आज़ादी के 75 साल हम मना रहे थे तब मेरे मन में वो 75th ईयर तक सीमित नहीं था। मेरे मन में 100 साल थे, आज़ादी के 100 साल। और अगर देश के सामने, और मैंने जिस ही इंस्टीट्यूट में गया सबको कहा भी बाकी सब ठीक, आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे, आपकी संस्था को कहाँ ले जाएंगे। अब जैसे अभी 90 साल का एक कार्यक्रम था, आरबीआई में गया, मैंने कहा ठीक है आरबीआई 100 साल का होगा तब क्या करेंगे, और देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे। देश मतलब आज़ादी का 100 साल। तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है, और हमने आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए, 2047 को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन किया। लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए। शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं, और एक जिसको कहे एक मंथन, महामंथन हुआ है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें से, और कुछ तो अफसर रिटायर भी हो गए जो इस एक्सरसाइज, इतने लंबे समय से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं, और हमारे उसको भी मैंने बांटा है 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीजें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे है। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है, और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूँ। अब जैसे हमने माय भारत लॉन्च किया है, मैं आने वाले दिनों में माय भारत को किस प्रकार से देश के युवा को जोड़ूं, और मैं युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत डालूं। युवाओं को बड़े सपने साकार करने के लिए उनके हैबिट में चेंज कैसे लाऊं, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इन सारे प्रयासों का परिणाम होगा। और विरासत और विकास जब दोनों को जोड़ करके मैं चलता हूं, तब मैंने लाल किले से भी कहा था, और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब देश, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जैसे 1000 साल तक हमको बड़ी विचित्र परिस्थिति जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो घटनाएं घट रही हैं जो हमें 1000 साल के लिए उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो मेरे मन में साफ है कि ये समय हमारा है, ये भारत का समय है, और अब हमने मौका छोड़ना नहीं चाहिए।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके लिए जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें एक जो बड़ी चीज़ उभर के आई वो था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। सड़क, पुल, हाईवे 60% से ज़्यादा बन गए, एयरपोर्ट डबल हो गए, लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। दरअसल इतनी तेज़ी से सब बना, उसके बाद भी अब छोटे पड़ रहे हैं ये। तो आप इसको अभी इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखते हैं या इसमें भी कोई नया फोकस आपके मन में है? एक तो आज़ादी के बाद लोग तुलना करते हैं कि हमारे साथ जो आज़ाद हुए देश वो इतने आगे निकल गए, हम क्यों नहीं निकले। दूसरा, हमने एक पॉवर्टी को वर्च्यू बना लिया। ठीक है यार, चलता है, क्या है। एक बड़ा सोचना, दूर का सोचना, ये शायद हम लोग गुलामी के दबाव में कहो या पता नहीं भारत के लोगों का मन ही नहीं है, इसी मिजाज में हम चलते रहे। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब ये होता था जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा मलाई। तो ये मलाई फैक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गया था, उसके कारण देश तबाह हो गया। और मैंने देखा कि सालों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर या तो कागज पे है या तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रगति नाम का एक मेरा रेगुलर प्रोग्राम था, मैं रिव्यू करने लगा और रिव्यू कर करके मैंने उसको गति देने गया। कुछ हमारा माइंडसेट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, सरदार साहब ने कुछ कोशिश की थी, अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए, इस पर हमारा काम है। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के इन 3 स्टेप में भी एक और बात है मेरे मन में। एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुसार हो रहे। यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहता है। और हमने देखी कैबिनेट के निर्णय, पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं भी, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूंगा। यानी मुझे स्पीड का मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़े, निर्णय प्रक्रियाओं में भी गति आनी चाहिए। इसलिए हर चीज की तरफ मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। एक आपका ध्यान होगा, बहुत कम लोगों का है, और मैं मानता हूँ कभी आप पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं टीवी चैनल, गति शक्ति। जैसे दुनिया में हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, लेकिन गति शक्ति की उतनी चर्चा नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उपयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी का अद्भुत उपयोग, और पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करना है, लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाना है, गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो रहा है। मैंने देखा, मैंने जब पहली बार इसको लॉन्च किया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से इतने खुश हो गए कि भाई अब आप हमारी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं, आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हमें बहुत बड़ी सुविधा रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत गति से आगे बढ़े। अब यूपीआई, फिनटेक की दुनिया में, आज दुनिया में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं जब प्रगति में तो करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए करीब मैं समझता हूँ 10+ या 11 या 12 लाख करोड़ रुपया, जो पहले कभी 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया रहता था, इतना बड़ा जंप। अब रेलवे,
रेलवे में भी आधुनिक रेलवे बनाने की दिशा में काम। इतना ही नहीं जी, हमने अनमैन क्रॉसिंग उस समस्या को पूरी तरह जीरो कर दिया जी। बिल्कुल। यानी एक प्रकार से रेलवे स्टेशन की सफाई देखिए, हर चीज में एक बारीकी से ध्यान दिया गया। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के पर बल दिया, करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम चले गए हैं। हम रेलवे ट्रैक का उपयोग, आपको खुशी होगी, पहले हमारे यहाँ गुड्स ट्रेन थे या पैसेंजर ट्रेन थी, मैंने उसमें एक यात्री ट्रेन की परंपरा थी, जैसे रामायण सर्किट की ट्रेन चलती है जी। एक बार पैसेंजर अंदर गया, पूरा 18-20 दिन की पूरी यात्रा करके सारी सुविधाओं लेकर के वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। वैसा जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा चल रही है, 12 ज्योतिर्लिंग की चल रही है, बुद्ध सर्किट की चल रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके छोड़ देने से बात बनती रही जी। हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का भी प्लान साथ साथ करना चाहिए और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो एक जिक्र किया अभी, उससे मुझे ये समझ में आया, जो हेडलाइन है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में आपने बहुत परिवर्तन ऑलरेडी किए हैं। आपने सरदार पटेल का भी हवाला दिया, तो मुझे लगता है इस सारे कामों को अंजाम देने में गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस बड़े पैमाने पर आप करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है और मैंने इस पर बड़ा बल दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह हमने बदल दिया है, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमारे हर लेवल पे, उस दिशा में हम बल दे रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट में भी मैंने लोअर लेवल के जो इंटरव्यू थे सब समाप्त कर दिए। वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, गरीब आदमी को लूटा जाता था। अब वो मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको नौकरी दे दो भाई, समय भी बच जाता है। हो सकता है उसमें 2-3% ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो शायद ना होते तो अच्छा होता, लेकिन बेईमानी से 15% लोग आ जाते हैं, तो अच्छा ही है कि भाई चलो हम इसको। दूसरी बात है कि आजकल मेरे कैबिनेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा चली है, मेरे पार्लियामेंट का भी कोई बिल आता है ना या कोई भी, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एक नोट आती है साथ में, दुनिया में उस फील्ड में कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है, उसके कानून नियम क्या है, हमें वो अचीव करना है तो हमें कैसे करना चाहिए। यानी अब मेरे हर कैबिनेट नोट ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करके लाना होता है और उसके कारण मेरी ब्यूरोक्रेसी की आदत हो गई कि भाई बातें करने से बनता नहीं, हम दुनिया पे बढ़िया, दुनिया में बढ़िया क्या है बताओ, हम उससे कितने दूर हैं, वहां जाने का हमारा रास्ता क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ करीब 1300 आइलैंड्स हैं जी, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जब आकर के पूछा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सर्वे ही नहीं था। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है, अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में चेंज, डिसीजन मेकिंग में चेंज, बड़ी योजनाओं को अंजाम देना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया सिंगापुर का एक उदाहरण दे करके, तो फिर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस बार जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी बहुत जल्दी जो शायद हमारी सामूहिक सोच अभी सोच भी नहीं पा रही है। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफ़ी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ उस गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि एआई, आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा, भारत के पास विविधताएं बहुत है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा कि मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था,
गेमिंग वालों को मिला था। उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। वो मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आते अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज़ एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर साहब करीब 5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हमारे, यानी एक प्रकार से हर गांव में एक और बड़े गांव में 2-2, 3-3 कॉमन सर्विस। और कॉमन सर्विस सेंटर में आजकल सामान्य आदमी भी, उसको रेलवे रिजर्वेशन कराना है, वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से करा लेता है। ये जो सिटीजन सेंट्रिक ये जो व्यवस्थाएं हुई है इसका बहुत फायदा। और मैं कभी कभी गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूँ प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। तो ये अगर जब हम करते हैं, मुझे याद है मैं न्यूयॉर्क में प्रोफेसर पॉल रॉमर से मिला था, वो नोबेल प्राइज विनर है, और काफ़ी बातें हुई उनके साथ डिजिटल की वगैरह। तो वो मुझे सुझाव देते थे डॉक्यूमेंट रखने वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जब मैंने उनको कहा कि मेरे देश में डिजी लॉकर है, जब मैंने उनको मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ें बताई तो इतने वो उत्साहित हो गए। यानी दुनिया जो सोचते हैं उससे भी कई कदम हम इस दुनिया डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। आपने G20 में भी देखा होगा, भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया G20 के अंदर एक चर्चा थी। अब जरा हमें इसका मॉडल दीजिए, तो काफ़ी हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डिजिटल में जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है वो दुनिया भर के देश आपसे अब कॉपी करके लेना चाह रहे हैं। और एक खुद का अनुभव बताऊं, आजकल 10 में से 9 लोग जो छोटे रोजगार वाले हैं उनको आप कैश देना चाहो तो 10 में से 9 लोग मना करते हैं कि कैश नहीं लेंगे। ये बड़ा परिवर्तन है। देखिए ये रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, उनको बैंक वाले पैसे नहीं देते थे। ये मेरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हुआ, रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिला, उनके पैसा हमको ही जमा हो जाते हैं। और हर रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसको मालूम है कि मैं इसका उपयोग कर, और उसको विश्वास है। अच्छा वो पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको अब वॉइस से मैसेजिंग आता है जी, तो उसके अकाउंट को पता, अच्छा मेरा पैसा जमा हो गया। तो उसको यानी व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है उसका। एब्सोल्युटली जी। एक चीज़ और, आपके जो ग्रोथ के विकास के टारगेट हैं उसमें एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, PLI की सफलता बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छी रही, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि लोग अब भारत में प्रोड्यूस करें। आईफोन एक एग्जाम्पल है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत है। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए जिन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन किया है ना, बाबा साहब आम्बेडकर एक बहुत बढ़िया बात बताते थे और हमारे देश के राजनेताओं ने उसकी अनदेखी की है। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की ज़रूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएडिशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाए तो उसका फायदा है। मेरा गुजरात का अनुभव रहा है। गुजरात तो एक ऐसा राज्य है जिसके अपने पास खुद के कुछ मिनरल्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नमक से सिवाय कुछ है नहीं गुजरात के पास। ऐसे समय में गुजरात एक ट्रेडर स्टेट बना था। एक तो 10 साल में 7 साल अकाल, तो एग्रीकल्चर में भी हम पुअर थे। एक जगह से मान लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे और कुछ कमा करके गुजारा करते थे।
उसमें से रिवॉल्यूशन आया, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया। वो मेरा अनुभव यहाँ मुझे बहुत काम आ रहा है और उसके कारण मैंने, और हमारी इंडस्ट्री को हमने क्लस्टर डेवलप करने चाहिए। मैं क्लस्टर को, जैसे मेरे एक छोटी सी स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन रही है और उसमें वैल्यूएशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, क्वालिटी आ रही है। अब आज देखिए भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत संभावना। हमने स्पेस को ओपन अप कर दिया। मैंने देखा स्पेस में इतने स्टार्टअप्स आए हैं कि सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। यानी हम मोबाइल फोन इंपोर्टर थे जी, आज हम मोबाइल फोन के दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। बिल्कुल। और हम दुनिया के अंदर आज हमारा आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। दुनिया में 7 में से 1 आईफोन हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल। वैसा ही मैं बताऊं, गुजरात में जो मेरा डायमंड का अनुभव रहा, आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड वो होते हैं जिस पर किसी न किसी हिंदुस्तानी का हाथ लगा होता है। दुनिया के 10 में से 8। अब उसका नेक्स्ट स्टेज मैं देख रहा हूं और वो है ग्रीन डायमंड का, लैब ग्रोन डायमंड का। दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। मैं जब गुजरात था तो थोड़ी शुरुआत की थी, अब काफ़ी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लैब ग्रोन डायमंड में भी हम काफ़ी प्रगति करेंगे। सेमीकंडक्टर हम कुछ ही दिनों में चिप्स लेकर के आएंगे और मैं मानता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई चिप्स का जो कारोबार है उसमें हो सकता है हम हब बन जाए। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन आज मेरे देश में शुरू हुआ है जी। करीब 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा देश नहीं ना, हम हर छोटी चीज बाहर से लाते थे। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी लगा है अब हम बना सकते हैं और दुनिया हमारे लिए खरीद रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारत पूरी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक ऑफ स्टेज पे है और आपने जो इनोवेशंस किए हैं उसके कारण अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए जिज्ञासा और दिलचस्पी बहुत है। लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ बोल्ड डिसीजन आपकी तरफ से, नई सरकार की तरफ से बड़े ज़रूरी होंगे ताकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आए और इस स्केल को जिसकी कल्पना आप ही करते हैं उसको बहुत बढ़ा सकें। तो क्या इकोनॉमिक गवर्नेंस, पहली बात है कि इंडस्ट्रीज बाहर से लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ भारत सरकार देख करके आए उतने से बात बनती नहीं। स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी, तीनों में एक सूत्रता चाहिए नीतियों में। अगर मान लीजिए एक भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री आती है, भारत सरकार के पास तो 1 इंच जमीन नहीं, वो क्या करेगा? वो तो किसी स्टेट को कहेगा कि बेचारा देखो ये आया है, उसको भी कहेगा देखो तुम, उस स्टेट की पॉलिसी उसके साथ मैच होनी चाहिए। फिर जिस गांव में जा रहा है या जिस शहर में जा रहा है उस शहर के जो कानून है वो उसके अनुकूल होने चाहिए। तो मैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मूवमेंट चलाया था उसके पीछे मेरा इरादा ये था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वराज संस्थाएं तीनों के निर्णय ऐसे हो इन चीज़ों के लिए अनुकूलता करें। अभी भी कुछ रुकावट है लेकिन अब एक कंपटीशन मैं देख रहा हूँ और मैं हमेशा मानता हूँ मेरा फेडरलिज्म क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राइट। राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो। अब धीरे धीरे हर राज्यों में वो स्पर्धा आ रही है, वो अपने नियमों में ठीक ठाक कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर मुझे राज्यों का सहयोग मिल गया तब तो मैं मानता हूं दुनिया में से कोई व्यक्ति भारत के सिवा कहीं नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इससे जुड़ा हुआ दूसरा है जिसके बारे में आपकी छवि ऑलरेडी यही है कि फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में आप बहुत सख्त हैं, लेकिन आजकल गारंटियों का मुकाबला चल रहा है और आप चूंकि डबल डाउन करते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग के लिए लोगों की ज़िंदगियों को खुशहाल बनाना है, तो कुछ इन्वेस्टर्स को ये आशंका होती है कि फिस्कल डिसिप्लिन का क्या होगा। मेरे केस में किसी को आशंका नहीं है। जिन लोगों ने मेरे गुजरात के कार्यकाल को देखा है, मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत आग्रही रहा हूँ। अदरवाइज ही कोई देश चल नहीं सकता है। फिस्कल डिफिसिट उसका एक क्राइटेरिया होता है। अभी आपने देखा होगा चुनाव के पहले मेरा बजट आया, सबके पुराने आप मीडिया के आर्टिकल देखें, ये तो चुनाव के साल का बजट है, बस मोदी रेवड़ियाँ बांटेगा, चुनाव जीतेगा। और जब बजट आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ
कि ये तो चुनावी बजट है ही नहीं। आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल था खर्च करने को और आपने नहीं किया। मैंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना तय, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्त करना है, तो मुझे गरीब को एम्पावर करना होगा, गरीब को अवसर देना होगा। गरीब गरीबी में रहना नहीं चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है जी। उसको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए। और इसलिए हमने, अब देखिए यूपीए सरकार जब थी, फिस्कल डेफिसिट ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ जी। और जहाँ फिस्कल डेफिसिट का वो आप यानी एक प्रकार से उसको मैं मानता हूँ रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। महंगाई बढ़ती है, दुनिया में क्या हाल हुआ है भाई, लोगों को लगा कि भाई कोरोना में नोट छापो बांटो, दुनिया में अभी भी महंगाई में से बाहर नहीं आ रहे जी। तो फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना, हमने हमारा रेवेन्यू, अच्छा दूसरा मैंने देखा है कि जैसे 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 टैक्सेशन आप कम करोगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जी। लोग ज़्यादा, आप देखिए करीब करीब डबल लोग हमारे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या हो रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, तो उनको भरोसा भाई सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग और देश के लिए दूसरा उसको विश्वास है कि मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बहुत ही कम। दूसरा है वेलफेयर का विषय। मैं वेलफेयर को एक प्रकार से भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा मानता हूं। अगर हम वेलफेयर स्कीम को टारगेटेड करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जोड़ के करें तो वो एसेट बन जाती है। और आपने देखा होगा कि मेरे हर काम में वेलफेयर स्कीम उनके लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी बनती है। और फिर उसको अच्छा वो बार अच्छी जिंदगी जीने की आदत लग जाए तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो खुद भी प्रयास करता है जी। तो मेरी वेलफेयर स्कीम का सारा मतलब ये है। अब जैसे मैं अनाज तो मुफ्त देता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पोषक आहार पर बल देता हूँ। तो पोषक आहार में उसको भी कुछ ना कुछ कॉन्शियस लेता है, जोड़ता है, क्योंकि मैं हेल्दी बच्चे चाहिए, मेरे देश को हेल्दी चाइल्डहुड चाहिए, वही मेरे देश के को हेल्दी भविष्य देगा। तो ऐसे हर चीज पर मैं बल देकर के काम करता हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटीन वाला या पोषाहार वाला। अब देखिए कैपेक्स में भी पहले करीब 2 लाख करोड़ था, हम करीब 11-12 लाख करोड़ कैपेक्स पहुंच गए। कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिल गए, कितने लोग नए आ गए फील्ड में काम करने वाले जी। एक सवाल मैं बाजार के सटोरियों की तरफ से बिल्कुल नहीं पूछना चाहता हूं सर आपसे, लेकिन वो ये है कि आजकल नए युवा भी इन्वेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं और मेरी अपनी राय ये है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का आउटकम पहले ही समझ करके बहुत तेजी से ऊपर का रुख कर लिया था। अभी थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है कि मैंडेट कैसा आएगा, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है, और स्वाभाविक है हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूँगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है आज। बिल्कुल ना पीएसयू के शेयर तो गिरना उसका उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। बिल्कुल। नेटवर्क में वर्थ उनकी जो है वो भी बढ़ी है जी।
तो मैं तो अब HAL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूरों को एक करके भड़काने की कोशिश की, आज HAL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। HAL 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये कभी HAL के इतिहास में नहीं है जी। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी प्रगति का विषय है। अब इकोनॉमी गवर्नेंस से थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ चलें और रोजगार का मुद्दा उठाएं, तो उसमें विपक्ष का एक आरोप है कि रोजगार क्रिएट नहीं हुए हैं। तो रोजगार क्रिएट नहीं हुए हैं या उसका स्वरूप बदल गया है? पहली बात है कि इतना सारा काम मानव बल के बिना संभव ही नहीं होता है। सिर्फ रुपये हैं इसलिए रोड नहीं बन जाता है, रुपये हैं इसलिए रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है, मैन पावर लगता है ये, मतलब कि रोजगार के अवसर बनते हैं। और विपक्ष की बेरोजगारी की जो बातें हैं उसमें कोई मुद्दा, कोई सच्चाई नजर नहीं आती जी। मैं मानता हूं कि परिवारवादी पार्टियों का इस देश के युवा में क्या बदलाव आया है उनको कुछ समझ नहीं है। अब जैसे स्टार्टअप 2014 के पहले कुछ सैकड़ों स्टार्टअप थे जी, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है और एक स्टार्टअप यानी 5 साल ब्राइट नौजवानों को काम देता है। आज 100 यूनिकॉर्न्स है जी, 100 यूनिकॉर्न मतलब करीब 8 लाख करोड़ रुपया का कारोबार। ये वो लोग हैं 20, 22, 25 साल के हैं जी, बेटे बेटियां हैं हमारे। और Tier 2, Tier गेमिंग फील्ड आप देख लेना जी, पूरी दुनिया में गेमिंग की दुनिया में भारत बहुत बड़ा लीड कर रहा हो। ये सारे 20, 22 साल के बच्चे करने वाले हैं जी, आप मान के चलिए जी। उसे क्रिएटिव इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट इकोनॉमी में से अब क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ हम मुड़ करें। मैं पक्का मानता हूं जी, हम ग्लोबल मार्केट को, हमारे क्रिएटर्स जो हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी करने वाले हैं, वो मार्केट को शेयर कर लेंगे। यानी ग्रीन जॉब बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर दुनिया का अब एविएशन सेक्टर, हमारे देश में करीब 70 एयरपोर्ट थे, आज करीब 150 एयरपोर्ट हो गए हैं। हमारे देश में कुल हवाई जहाज, मेरा अंदाज है कोई प्राइवेट और सरकारी 600-700 है। 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर है। बिल्कुल, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई कल्पना कर सकता है कैसे? और इसलिए ये जो नैरेटिव है पॉलिटिकल फील्ड में, जो लोग हैं वो आज से 30 साल पहले चलते, वो उन्होंने रिसर्च नहीं किया है जी, वो वही गाड़ी बजाते रहते हैं जी। अब आपको मालूम है जो रिकॉर्डेड चीज रहती है जी, PLFs का जो डाटा है उसका कहना है कि बेरोजगारी आधी हो गई है। ये ऑथेंटिक जो है वो कहते हैं 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब जनरेट हुए हैं, ये PLFs के डाटा कह रहे हैं। EPFO ये भी रिकॉर्डेड होता है, वो हवाबाजी में होता नहीं है। 7 साल में 6 करोड़ से ज़्यादा नए अवसर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं। सरकारी नौकरी तो मैंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, लाखों लोगों को। और ये लोग कहते थे, मुझे चिल्लाते थे कि नौकरी देने में इतना हो हल्ला कर। अब इस कॉज ग्रुप का जो रिपोर्ट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। उसने कहा कि पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ पर्सन ईयर रोजगार जनरेट हुआ है। और उन्होंने 22 चीजों को लिया है पैरामीटर के रूप में। ये करना है तो कितने पर्सन ईयर आवर चाहिए, कितने पर्सन आवर चाहिए, ये करके उन्होंने कहा। उसके आधार पर उसने निकाला हुआ है, यानी आधार एकेडमिक बराबर रिसर्च करके निकाला हुआ है। अब ये सारी चीजें धरती पर दिखती भी है, ऐसा नहीं कि कागजों में दिखती है। मैं वो नॉन गवर्नमेंट जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उससे जो बातें थी उसकी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बताया आपने कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो काफ़ी बढ़ा है। सर, ये पहला चुनाव है जो दरअसल बोरिंग चुनाव है, सबसे ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें जनादेश क्या आएगा ये पहले से मालूम है। तो भी हम लोग डिबेट चलाते हैं थोड़ी बहुत, इसको कितनी सीटें, किसको कितनी सीटें। तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया को लेकर के आपने बड़ा भरोसा जाहिर किया है कि इस बार वहाँ बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया पर आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? पहली बात है कि मैं
कॉन्फिडेंस होता है तो भी कभी जताता नहीं हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में जीता नहीं हूँ। मैं जमीन पर नित्य जीवन का हिसाब किताब कर करके कदम रखने वाला इंसान रहा हूँ। सोचता बड़ा हूँ, सोचता दूर का हूँ, लेकिन जमीन पर जुड़ा रहता हूँ। देखिए, दक्षिण भारत का हो या पूर्वी भारत का हो, क्या उत्तर भारत का हो या पश्चिम भारत का हो या मध्य भारत का हो, देश के जन मन में स्थिर है कि ये काम करने वाली सरकार है, देश को आगे ले जाने वाली सरकार है, हमारा भला करने वाली सरकार है, हमारी समस्या का उसको समझ है। ऐसी सरकार है जो हमारी समस्याओं को, जब नागरिक को ये पता चले मेरा दुख उसको पता है। डॉक्टर अच्छा कौन लगता है? आपको अच्छा डॉक्टर वो लगता है आपको जाते वो कहेगा अच्छा भाई आपको पेट में दर्द हो, आंख में क्या हुआ है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? वो जिसको पता रहता है ना, उसको डॉक्टर अच्छा लगता है। आज देश को लग रहा है कि आज एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को हमारे दुखों की चिंता है, हमारे सपनों का उसको अंदाज है, और जो हमारे सामर्थ्य को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। और इसके कारण मैं मानता हूं कि सामान्य मानवी के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दो। अब एक जमाना था साहब, हमारे यहाँ कहते पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर था, और पूरा ये नक्सल बेल्ट बना दिया गया था। आज सिकुड़ता 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 साहब ये हट गया है, लोग शांति से जीने लगे हैं। वो माँ को कितना आनंद होता है कि मेरा बच्चा सही दिशा में जाएगा। वो भले जंगल पर रही है, उसको लगता है ये मेरे बच्चों के भविष्य देखता है, चिंता करता है। आज देखिए जी, हिंदुस्तान के हर कोण में, नॉर्थ ईस्ट देखिए, बंगाल देखिए, आसाम देखिए, उड़ीसा देखिए, तेलुगु भाषी स्टेट देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जम्मू कश्मीर में देखिए साहब, वहाँ के मतदाता साहब 40% लोग वोट करने जाए साहब, 40 साल के बाद इतना वोटिंग हो, सरकार के प्रति भरोसा है जी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यानी हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाला है, हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रिकॉर्ड। चूंकि आपकी ऐसी मान्यता है, ऐसे में जो विपक्ष के गठबंधन की परिस्थिति है उसमें विरोधाभास भी सामने आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो अलायंस में नहीं रहूंगी, फिर कहा कि अगर सरकार बनेगी तो मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी। अखिलेश किधर हैं पता नहीं। ऐसे में स्थिर सरकार और अस्थिर सरकार, ये भी एक वोटर सोचता है कि मैं किस विषय पर निर्णायक तौर पर तय करूं कि वोट देना है। तो ये विपक्ष की जो परिस्थिति है, जो लोकतंत्र को बचाने की गारंटी देता है, उसकी हालत पर आपकी राय? पहली बात है, हमारा देश का या दुनिया में भी कोई भी इतना बड़ा देश, आप जिसको देने जा रहे हो उसको जानते हो क्या? उसका नाम पता है क्या? उसका अनुभव का पता है? उसकी क्षमता का पता है क्या? तो ये देश की जनता देखती है। कोई पार्टी अपने नाम बताएं या न बताएं, वो तोड़ती है। और हमारा पलड़ा बहुत भारी है, और उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा पलड़ा भारी है, हर कोई कहेगा। दूसरा विषय, इंडिया अलायंस का मुझे बता दीजिए, फोटो ऑप के सिवाय इंडिया अलायंस की कोई गतिविधि दिखती है क्या आपके? और फोटो ऑप में पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग में जितने चेहरे थे, जाते 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 संख्या भी कम हो गई, क्वालिटी भी, यानी उसकी थर्ड कैटेगरी, चौथी की रैंक का अब व्यक्ति वहां जाता है, फोटो निकल के जाता है। कोई कॉमन एजेंडा है क्या? कैंपेन की कोई स्ट्रेटेजी है क्या? कुछ नहीं है। हर कोई अपनी डफली बजा रहे हैं, तो देश को विश्वास नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर कांग्रेस के सबसे विश्वस्त साथी कौन? तो लेफ्ट, जिसके मन में कमिटमेंट है कि भाजपा वाले जाने चाहिए, उससे बड़ा कमिटमेंट तो कोई हो नहीं सकता। इन्होंने जाकर के केरल में उसी को पराजित करने के लिए उसके सामने खुद खड़े हो गए। और जो भाषा का प्रयोग हुआ है केरल के चुनाव में, पूरे देश में ऐसी भद्दी भाषा अभी तक उपयोग में नहीं आई है। मुख्यमंत्री तक के लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए बोला है, अब यानी ये अलायंस के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये बात फिक्स हो गई है जी, ये सारे नेता हैं
ज्यादातर जमानत पर है। इंडिया अलायंस के सारे नेता जमानत पे हैं। और वो जमानत वो है, उनके जमाने के केसेस है, हमारे जमाने के केसेस नहीं है जी। जी। मामले उनके जमाने के हैं। तीसरी बात है, ये सारे आप बिठाओगे तो लगेगा भाई ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, या इसका बाप, ये इसका बाप, इसका बाप। यानी ऐसा साफ लगता है कि वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए इंडिया अलायंस को जान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य नजर ही नहीं आता उसमें। जब ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो देश के लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। दूसरी गम, हमारा 10 साल का मजबूत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है जी। चाहे आतंकवाद के खिलाफ हमारा काम हो, चाहे सुरक्षा के विषय में काम हो, चाहे विकास के मुद्दे में काम हो, चाहे विदेश नीति के, चाहे संकट के समय हमारी इनिशिएटिव हो। मैं समझता हूँ देश की जनता इन सारी बातों को देखती है और उसको तोलती है, और इसलिए देश के सामान्य मानवी ने मन बना लिया है कि भारत को बहुत आगे ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए एक विश्वस्त संगठन है, विश्वस्त लीडरशिप है, और जिसको हम जानते हैं, जिसको हम ट्रायल ले चुके हैं, जिसको हम नाप चुके हैं, और इसलिए उनको रिस्क जैसा नहीं लगता है, सहज समर्थन लगता है जी। बिल्कुल, ये कंफर्ट लेवल जो आपने कहा वो सही है। चूंकि ऐसा बढ़िया पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, मोमेंटम आपकी तरफ है, ऐसे में 2 सवाल और हैं जो विपक्ष वाले आपके बारे में उठाते हैं। उसमें से पहला ये है कि अपीजमेंट की बात आप हमेशा करते रहे हैं। उनका कहना है कि कम्युनल कलर तो आपने भी दिया है। यही कह कह करके उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है, और कभी कभी हम भी सोचते थे कि हाँ यार चलो भाई संभल के चलो, लेकिन जब मैं हर चीज को देखता हूं और जब यहां बैठ करके देखता हूं, मैंने देखा इन्होंने सिवाय संविधान का अपमान करने के सिवा कुछ किया नहीं है। संविधान सर्वपद संभाव की बात कर रहा है। ये लोग घोर सांप्रदायिक लोग हैं, इनकी हर चीज का आधार सांप्रदायिक है, और संप्रदाय में भी वोट बैंक की राजनीति है, और संप्रदाय से बाहर भी कहां जाना तो फिर जाति, यानी एक तरफ संप्रदाय की वोट बैंक, फिर एक जाति को उठाना, यानी ये उन्होंने खेल यही किए है। अब मुझे लगता है कि मुझे कम्युनल का लेवल लगे तो लगे, मुझे कम्युनल जिसको कहना है कहें, इन लोगों के पापों को मैं खुले करके रहूंगा, एक्सपोज करके रहूंगा। और मैं घटनाओं के साथ बताता हूं, देखिए भी इन्होंने ये नियम ऐसे बनाया था। इन्होंने, मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। गांव के अंदर 100 घर लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला दे, फिर ये मत पूछो भी किस जाति का, किस बिरादरी का, किसका रिश्तेदार है, कोई रिश्वत देता है नहीं। 100 घर मतलब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसलिए मेरी योजना है सैचुरेशन, हर स्कीम को लाभार्थियों को 100%। जब मैं 100% कहता हूं ना तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जब मैं 100% कहता हूं तब वो सच्चा सेकुलरिज्म है। और किसी को फिर शिकायत का मौका नहीं रहता है, और उसको विश्वास रहता है चलो उसको जून में मिल गया है ना, दिसंबर आते आते मेरा नंबर लग जाएगा, मुझे किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नंबर काटने की जरूरत नहीं, मुझे मिलने ही वाला है। इसके कारण गवर्नेंस पर भी एक भरोसा हो जाता है। इन्होंने हर चीज, और उनकी तरीका ही यही है कि सबके लिए कुछ करना ही नहीं। मैं भी कह सकता था कि भी मैं जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता हूं, मैं कह सकता था कि भी मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र पर चलना है। उन्होंने वोट बैंक के लिए जी SC ST OBC उसके आरक्षण पर भी डाका डाला हुआ है। उनकी नजर यही है कि ये अब वोट बैंक को कैसे देना, वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके कर रहे हैं। मुझे उनका ये ढोंगी सेकुलरिज्म का नकाब है देश के सामने उतार करके दिखाना है कि ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो अपनी सत्ता सुख के लिए देश को तोड़ सकते हैं, वो आपके हर सपने को तोड़ सकते हैं। अब आप देखिए इनके मैनिफेस्टो में ही हिम्मत की है। ठेके, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट धर्म के आधार पर दिए जाएंगे।
अरे भाई कोई चीज कोई ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के एक्सपर्टाइज किसके पास है, एक्सपीरियंस किसके पास है, रिसोर्सेज किसके पास है, टेक्निकल मैन पावर किसे, उसको ब्रिज बना। अब आप ठेके दे देंगे वो ब्रिज क्या बनेगा जी, क्या होगा मेरे देश का। विपक्ष एक और आशंका जाहिर करता है, वो ये है कि देखिए 400 सीट तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑलरेडी 19 से 24 400 सीट है। हम जीत करके एनडीए 360 करीब आए थे और एनडीए प्लस हमारा 419 से 24 लगातार रहा है। तो 400 सीट और संविधान को जोड़ना मूर्खता भरी उनकी बातचीत है। सवाल ये है कि ये लोग हाउस को चलने ही देना नहीं चाहते। और दुनिया जब 400 सीट के देखते हैं तो उनको लगता है कि भी हाँ, ये कांग्रेस ने संविधान का क्या किया। ये संविधान की बातें करते हैं, मैं कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ मैं पूछता हूं। क्या ये परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? आपको याद होगा टंडन जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, संविधान तहत बने थे। नेहरू जी को टंडन जी मंजूर नहीं थे, नेहरू जी ने ड्रामा किया। क्या किया? बोले मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी और क्यों? क्योंकि इनको आखिरकार इस कांग्रेस पार्टी को इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा इस परिवार को खुश करने के लिए। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, व्यवस्था के तहत बने हुए थे। कोई मुझे बताए, वे उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, रातों रात उठा करके बाहर फेंक दिया और मैडम सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। कांग्रेस के संबंध आप कभी, मैं तो चाहूंगा, मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मेरे मन में सवाल उठता है, जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कब्जा करते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के जितने आज पदाधिकारी हैं वे कब कांग्रेस के मेंबर बने थे? देश को वो डिक्लेयर करें अपने संविधान के हिसाब से। सर, आपने केसरी जी का जिक्र किया तो डिस्क्लेमर देना मुनासिब होगा कि उस वक्त मैं वहां मौजूद था जब उनको भगाया गया था। अब बताइए, अब ये संविधान की बात बोलने का उनको हक है क्या? दूसरा, इन्होंने संविधान के साथ क्या किया जी? मैं तो कहता हूं जब पहला संविधान बना, उस संविधान की एक आत्मा भी है और एक संविधान का वर्ड स्पिरिट और शब्द दोनों है। संविधान की आत्मा क्या थी? तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमानी की थी कि भाई जो लिखित में चीज जो रखी जाएगी वो वर्तमान और भविष्य के लिए होगी, लेकिन हमारा एक भव्य भूतकाल है, हमारी भव्य विरासत है, उसका क्या करेंगे? फिर तो संविधान बहुत बड़ा होना जाएगा। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिपूर्वक संविधान को चित्रों से मढ़ा। सारे चित्र भारत के हजारों साल की विरासत है। रामायण हो, महाभारत हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारी चीजें उसमें है। पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डिमेडअप में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना, यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। दूसरा, उन्होंने क्या किया? उसके आत्मा पर उन्होंने शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया, फिर आत्मा पर गए। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर कैचे चलाने का किया, रिस्ट्रिक्शन डालने वाला किया, उसकी आत्मा पर पहला प्रहार था। फिर संविधान की भावना पर उन्होंने प्रहार किया। कैसे किया? 356 का दुरुपयोग करके 100 बार देश की सरकारों को उन्होंने तोड़ा। फिर इमरजेंसी लाए, यानी एक प्रकार से उन्होंने संविधान को तो डस्टबिन में डाल दिया। इस हद तक उन्होंने संविधान का अपमान किया। फिर उनके बेटे आए, पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी आए। राजीव जी ने तो संविधान को यानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे। शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़ करके फेंक दिया और संविधान को बदल दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी।
मीडिया पर फिर से एक बार इमरजेंसी जैसे दिन लगे तो मीडिया बड़ा आंदोलन हुआ, विपक्ष ने आंदोलन किया। वो चुनाव के दिन थे तो वो थोड़े अटक गए, डर गए थोड़े, लेकिन वो रुक गया। फिर उनके सुपुत्र आए शहजादे जी, वे तो कुछ है ही नहीं एक एमपी के सिवा। कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कागज फाड़ दिए, कैबिनेट के निर्णय को। वे संविधान की बातें करते हैं। जो चारा चोरी में जेल जगह में बैठे हुए हैं, जो बीमारी के कारण जेल से बाहर उनको आने की इजाजत मिली है, वो संविधान करते रहते हैं। जिन्होंने संविधान की सारी भावनाओं को तोड़ते हुए जब विमेन आरक्षण बिल आया था, पार्लियामेंट के अंदर बिल की प्रत को उन्होंने छीन लिया और फाड़ दिया, और संसद का वो आखिरी दिन था। 40 सिल संविधान के साथ घोर अपमान करने वाले लोग आज संविधान सर पे रख करके नाच रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल और सर, जिसमें कि भारत ने आपके नेतृत्व में गजब का काम किया है, वो है दुनिया एकदम बदल गई है। जो सोचते थे कि हम दुनिया चलाते हैं, वो डिफेंसिव में है। भारत इंडिपेंडेंट और एग्रेसिव पॉलिसी लेकर के आया है। जाहिर है कि इसको लेके भी आपकी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन एक विषय है, वो है पड़ोसी देशों का। उस मामले में रिश्तों को मैनेज करने में चुनौतियां हैं हमारे सामने। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें चुनौतियां नहीं होती है। हमारी विदेश नीति का हमारा आधार यही रहा है, नेबरहुड फर्स्ट। हमारा विदेश नीति का आधार रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी विदेश नीति का आधार पहले रहता था कि कौन कितने दूरी पर रखते हैं, अब हम कहते हैं कौन कितना निकट है। तो हमने विश्व के साथ एक स्थान बनाया हुआ है, और पड़ोस में कंपटीशन भी काफ़ी है। हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर के चलने की। जी, एक सवाल मैं बहुत समय से आपसे पूछना चाहता था सर, वो ये है कि बहुत सारे नीति निर्माता नेता आपको लेकर के विस्मित रहते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, ये कैसे इन चीज़ों को तैयार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप रेयर सेल्फ टॉट लीडर हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है 50 से 55 साल की आपकी यात्रा में आपने दरअसल फिजिकल यात्राएं बहुत की हैं, आप बहुत ज़्यादा घूमे हैं। आपको ट्रैवल ने कितना शेप किया है? एक तो आपने सही आकलन किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एक परिव्राजक रहा हूँ, और इसलिए शायद हिंदुस्तान के 90% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ मैंने रात्रि मुकाम किया है। मेरे ये राजनीतिक जीवन के पहले की बात है। और दूसरा, बिना रिजर्वेशन को ट्रेन में घुमा हूँ मैं। जनरल बोगी में खड़े खड़े होकर के ट्रैवलिंग किया है, पैदल ट्रैवलिंग, ट्रक में बैठ करके ट्रैवलिंग किया है। तो जमीनी दुनिया है, उसी से मैं जुड़ा भी हूँ और उसी से मैंने निकला हूँ, और वो अनुभव बहुत बड़ा होता है जी, बहुत काम आता है। दूसरा, हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो दिल्ली के गलियारों से ही ज्यादातर निकले हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के अंदर सरकारों में काम किया हो। जिन्होंने किया, बहुत कम समय के लिए किया, और बहुत कम लोगों के मौका। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो लंबे समय तक एक प्रगतिशील राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया, तो जन आकांक्षाओं से मैं परिचित था। जन आकांक्षाओं और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, कमियां क्या होती है, मैं राज्य में मेरा अनुभव था। तो मेरे पास एक अनुभव का एक बहुत बड़ा खजाना है। दूसरा, मैं एक जीवन भर अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, तो मैं एकेडमिक वर्ल्ड से सीखने का प्रयास करता हूं, वो क्या सोचते हैं। मैं जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस की जो दुनिया है उनको समझने का चाहता हूं। मैं कंसर्न लोग, जैसे आजकल मैं बजट बनाता हूं, तो बजट के बाद मानो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़े लोगों का मैं वर्कशॉप करता हूं। किसान है तो किसान का वर्कशॉप करता हूं, तो उससे नए आइडियाज आते हैं। तो बजट के पहले भी करता हूं, बजट के बाद भी करता हूं। इस बजट में उपयोग नहीं कर पाता हूं तो अगले बजट में उसका उपयोग करता हूं। तो मैं बहुत खुले मन का इंसान हूं। दुनिया भर की चीजें, वैसे विदेशों से भी मैं
मैं चीज़ें लेकर मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूँ। मैं एक बार जापान गया, बहुत साल पहले की बात है। मैं सीएम तो था, तो जापान पर मेरे पास थोड़ा समय था, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर जाते हैं। तो हम पैदल जा रहे थे, तो फुटपाथ पर मैंने देखा छोटे 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 ऐसे गोल वो थे, पैदल चलते थे। तो मेरे मन में प्रश्न हो गया, मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैंने किसी को पूछा क्या है, तो बोले ये जो प्रज्ञाचक्षु लोग होते हैं, इनके चलने के लिए ये नीचे रखा जाता है। तो मैंने फिर उसका स्टडी किया, तो बस स्टैंड आया तो उनके लिए मोड़ था सब, तो मैंने उसकी मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो ली। उस समय भी मैं मोबाइल फ़ोन कैमरा वाला रखता था, मेरा शौक टेक्नोलॉजी का था। जैसे ही मैं अहमदाबाद पहुंचा, रात को 10 बजे पहुंचा, मैंने पुलिस हमारे सिटी कमिश्नर को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये हमारा जो कांकरिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो काम फुटपाथ बन गई क्या? तो बोले थोड़ी बहुत बन गई है। मैंने कहा ऐसा करो तुम सुबह आ जाओ जरा, मुझे तुम्हें सब बताना है। तो मैंने प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर करा, सुबह आया, मेरे को कहते को हमारी जो कांकरिया की फुटपाथ बनेगी वहाँ हम ये चीज़ करेंगे ताकि प्रज्ञा चक्षु को काम आने वाली अच्छी मुझे चीज़ दे। तुरंत हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। यानी कोई भी चीज़ सीखने का मेरा मन हमेशा रहता है। ये तो मेरा पॉलिसी जब मैं बनाता हूँ तब मैं इन सारी चीज़ों का एक साथ मैं चीज़ें मेरी काम करना प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। अब मुझे याद है जब कोरोना आया, ये बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर आकर के मुझे दबाव डालते थे कि नोटें छापो, नोटें बांटो। ये जो आजकल अमीर अमीरों को गालियाँ देते हैं, वो उस समय मुझे कहते थे कि अमीरों को पैसे दो वरना इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वो नहीं किया। मैंने गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, गरीब का घर का चूल्हा जलाना, पहली मेरी प्रायोरिटी वो बनी। दूसरा जो छोटे छोटे लोग हैं उनको मैं ताकत दूं, वो चलने चाहिए। तो मैंने छोटे लोगों को क्रेडिट गारंटी की दिशा में बल दिया। उसका प्रारंभ ही हो गया। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज है वो उनकी जिंदगी उनकी चलती रही। और मुझे पता था कि अगर मैं 3 महीने इसमें निकाल दूंगा तो फिर मैं चीज़ों से बाहर आ जाऊंगा। और हुआ ये कि हम बहुत तेज़ी से बाहर निकल आए और दुनिया आज लड़खड़ा रही है। हम बहुत तेज़ी से स्थिरता से चले हैं। तो जब नीतियाँ बनती हैं तो आप एकेडमिक तराजू से मेरी नीतियों को नहीं तोड़ सकते। एग्जैक्टली। सिर्फ एक्सपीरियंस के दायरे में भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा, मेरी नीतियों में एक विषय मुझे बहुत मदद करता है, मैं जो भी करूंगा मेरे देश के लिए करूंगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। दूसरा, वो इंसान नीति सही बना सकता है जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। क्या लेना है, मेरी पार्टी का भला होगा कि नहीं होगा, मोदी का भला होगा कि नहीं होगा, मोदी के किसी रिश्तेदार का भला होगा कि नहीं होगा, तो मैं नीति ऐसी बनाऊंगा तो उसको फायदा होगा। मैं वो सब मेरे जीवन में है ही नहीं। तो स्ट्रेट में मेरी पॉलिसी बनती है और उसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल। सर, आपसे आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ। भारत के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, उनके मन में ख्वाब है, बताते नहीं हैं कि उनको भी मोदी जैसा लीडर बनना है। तो आपकी ये जो रेयर क्वालिटी है, एक तो है सेल्फ टॉट लीडरशिप की, दूसरी है आप जिन्होंने आपसे डील किया वो बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड लिसनर हैं, आप सुनते बहुत हैं लोगों को। और ये आप इस यूथ को क्या कहेंगे कि उनको आप जैसा बनना हो तो क्या करें? मैंने एक काम किया था कोविड के समय, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने नौजवानों को एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, घर में हो, आजकल मोबाइल कैमरा वगैरह अवेलेबल है और घर में दादा दादी भी हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग। उनका इंटरव्यू कीजिए कि वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसा होता था, उनके समय शादियां कैसे होती थी, पहले जब घर छोटे होते थे मेहमान आते थे कैसे रहते थे, पहले 12 5 7 दिन रहती थी तो कैसे रहते थे। मैंने उनको कहा था पूछो क्या होगा इससे, ये अपने परिवार के लोग कैसी जिंदगी जीते 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 यहां पहुंचे हैं, तो आप उसे कनेक्ट करोगे। मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों ने आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा कैसे चली है, इसको खोजना चाहिए,
खोजी मन से कि पहले कैसा होता था भाई, कोयले वाली ट्रेनें चलती थी तो कोयला कैसे आता था, कोयले वाली ट्रेन चलती थी तो कोयले वाली ट्रेन चलाने वाले वो अंदर कैसे इतनी आग में रहते थे। जरा देखो तो, एक एक चीज को समझने की हो। जो नौजवान इस 75 साल की यात्रा को जानना समझने का प्रयास करेगा तो वो आगे की यात्रा का वो हिस्सेदार बनेगा। उसमें से उसमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी। उसको लगेगा कि मैं इसमें वैल्यू एडिशन करूं, मेरे आगे के लोगों ने इतना किया है, मैं कुछ करूं। ये उसका इंस्पिरेशन बनेगा। दूसरा, बनने का ख्वाब लेके चलेगा तो कभी निराशा जल्द आ जाएगी। कुछ करने का इरादा लेकर के निकलेगा तो करते 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 संतोष धीरे 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 संतोष का विस्तार होता जाएगा। और जो संतोष का विस्तार है ना, वो सामर्थ्य का विस्तार बन जाता है और वो उसको लीडर बना सकता है। और मैं तो चाहता हूं देश में वैसे ही लीडरशिप जितनी ज्यादा निकले उतना देश का लाभ होगा। बिल्कुल सर, जहां बात आपने समाप्त की है वहां से तो अध्यात्म पर अलग चर्चा करने का एक अलग सत्र करना पड़ेगा। आपके पास समय की कमी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार सबका। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के उत्सव में अब तो बहुत कम समय बाकी रहा है, ज़्यादातर तो चुनाव पूरा हो गया है। नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग ले, माताएं, बहनें, युवा, और लोकतंत्र को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सिर्फ एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई अब सरकार 5 साल देने के लिए चलो पिन दबा करके आ जाओ। मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिन दबाने नहीं जा रहा हूँ। मैं मेरे देश को चलाने का भागीदार बन रहा हूँ। एक उत्सव के रूप में चलाना चाहिए, तब बहुत बड़ा फायदा होगा देश को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी की दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना। थैंक यू भैया। थैंक्स अ लॉट।